Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you are fine. Now my name is Ashar Sadiqa and now we gonna start the history and system of psychology. तो हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी के जो सा स्टार्ट है वो ग्रीक फ़िलासफ़र्स मतलब कि ग्रीक पीरियड से होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो एजुकेशन सोशियोलॉजी और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, सबकी हिस्ट्री जो सी है वो ग्रीक पीरियड से किसी ना किसी फ़िलासफ़र से एसोसिएट करती हैं। तो जब हम ग्रीक पीरियड पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजी इवॉल्व होना शुरू हुई और किस तरह फिर साइकोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट बना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक फ़िलासफ़र्स से। सबसे पहले हम ग्रीक पीरियड का हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू करते हैं। मैन वाज ऑलवेज इन सर्च ऑफ नॉलेज, अर्लियर ही वांट टू अंडरस्टैंड नेचर, कि इंसान हमेशा उनकी तलाश में था। पहले वो चाहता था अपनी कुदरत को समझना, अपने इर्द गिर्द की कुदरत को समझना, अपने आप को समझना। और अगर हम ग्रीक फ़िलासफ़र्स देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग, कि कुदरत को समझ, कुदरत के हम क्या हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या है, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को समझना। इसी तरह फिर अब अगर हम कॉस्मोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और जो लोग मतलब जो फ़िलासफ़र्स यूनिवर्स को स्टडी करते हैं उसको हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह सेकंड में हमारे पास कॉस्मोलॉजिस्ट की ही डेफिनेशन है, फ़िलासफ़र्स हु रिप्लेस सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस विद नेचुरल वर्ल्ड वर कॉस्मोलॉजिस्ट। तो अब अगर वो फ़िलासफ़र्स जो कि सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को नेचुरल वन से टैली किया, जिन लोगों ने रिप्लेस किया, उन लोगों को हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। सुपर नेचुरल वन जो सी हम ख्यालाती या फिर बेइल्मी में जो एक्सप्लेनेशंस जो हम बना लेते थे उन सबको नेचुरल वन से रिप्लेस करने वालों को हम उन फ़िलासफ़र्स को हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहेंगे। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, दैन मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दूँगी। और अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हम फर्स्ट ग्रीक फ़िलासफ़र को स्टडी करते हैं, जो कि ग्रीक पीरियड का हमारा फर्स्ट फ़िलासफ़र है, दैट वाज द थेल्स। थेल्स जो उनसे था वो पैदा हुआ 624 BC में। नेशनैलिटी ग्रीक थी, 78 एज थी, मिलाइटस में रहा, मिलाइटस में ही वो मर गया था। 546 BC उसकी डेथ थी। अब थेल्स के लिए एरिस्टोटल का कहना है कि थेल्स के लिए प्राइमरी क्वेश्चन ये नहीं था कि हम क्या जानते हैं, उसके लिए प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि हम क्यों जानते हैं। मतलब कि इसका किक जोन सी थी, इसकी किक थी वाई, हाउ, कैसे, क्यों। तो थेल्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी कोई काम नहीं थे कुछ सोर्सेज में, और लेकिन कुछ सोर्सेज में ये भी कहा जाता है कि इसके चंद काम हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके थे। ऑन द सॉल्स्टिस एंड ऑन द इकोनिक्स, ये दो जो उनसे हैं इसके ही काम हैं लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सके, इसलिए ये शायद गुमाह कर लिया गया कि शायद इसका कोई काम ही नहीं है। सबसे पहले जो हम थेल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम इसकी फेमस चीज़ हम जो पढ़ते हैं इसका प्राइमरी एलिमेंट का एक आइडिया देना है, कॉन्सेप्ट जनरेट करना। इसने कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि एक प्राइमरी एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट या कोई एक कंपाउंड ऐसा है जिससे दुनिया की हर चीज़ बनी हुई है, दुनिया की हर चीज़ उससे ही बनी है। और उसने उस वन एलिमेंट और उस वन सब्सटेंस को फीसिस कह दिया। अब वो फीसिस अकॉर्डिंग टू थेल्स वाटर था, पानी था। थेल्स कहता था दुनिया की हर चीज़ पानी से बनी है, दुनिया की हर चीज़ में पानी ही इवॉल्व है, दुनिया की हर चीज़ जो सी है वो पानी की ही इकसाम है। वो कहता था आइज़, जैसे पानी आइज़ में भी एग्जिस्ट करता है, स्टीम, हेल, स्नो, क्लाउड्स, फॉग, ड्यू, इन सब चीज़ों में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह पानी किसी ना किसी किस्म में, अपनी किसी ना किसी किस्म में हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है। अगर हम देखा जाए तो इसकी ऑब्जर्वेशन किसी हद तक ठीक थी और अच्छी भी है। फॉर्म ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, कि दुनिया में पानी की जो सी इकसाम है दुनिया की हर चीज़ में है, हर चीज़ में, हर चीज़ जो उनसे पानी पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है। उसके बाद जो हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं वो है अप्लाइड ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल। ये उसका बहुत फेमस और बहुत इनोवेटिव सा एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है। इसमें उसने आइडिया दिया था कि हम किस तरह पैरामाइड की हाइट को मेजर किया कर सकते हैं, या फिर पैरामाइड से सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, उसको हम किस तरह उसकी उनकी हाइट्स को मेजर कर सकते हैं।
तो उसके लिए इसने बताया था कि अगर किसी चीज़ का शैडो उस चीज़ के इक्वल हो तो हम उसके शैडो की मैयर करके उस चीज़ की एक्चुअल लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, कितना कोई इनोवेटिव सा है। और ऑब्जर्वेशन जाहिर सी बात है बहुत अच्छी थी इसकी। तो अगर हम थेल्स की स्टिक, उसने एक स्टिक ली, स्टिक को उसने गाड़ दिया उसके अब जिस भी पैरामीटर का उसने लेना होता था लेंथ, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको गाड़ दिया। फिर जब सूरज गरूब होता होता इस एंगल में आया कि स्टिक की लेंथ उसकी एक्चुअल लेंथ के इक्वल आना, स्टिक की शैडो का लेंथ उसकी एक्चुअल लेंथ के इक्वल आने लग गया। तो फिर उसने ये हाइपोथेसिस क्रिएट किया, या फिर ये आइडिया था उसका कि मे बी पैरामाइट की भी जो सा शैडो है उसकी भी लेंथ पैरामाइट की ही इक्वल होगी। जाहिर सी बात है, अगर स्टिक है, स्टिक पैरामाइट के ही पैरेलल पे लगाई गई है, अगर स्टिक की लेंथ और उसकी शैडो की लेंथ एक आ रही है, इट मीन्स कि पैरामाइट के शैडो की लेंथ और पैरामाइट की लेंथ भी अब एक ही है। तो अगर हम पैरामाइट की शैडो की लेंथ मेजर कर लेते तो हमारे पास पैरामाइट की लेंथ भी आ जाती थी। बहुत ही कोई इनोवेटिव सा प्रिंसिपल इसने जनरेट किया था। उसके बाद है हमारे पास ट्रायंगुलर थ्योरम। ट्रायंगुलर थ्योरम में उसने ये कहा था कि अगर हम ए सर्कल के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को हम देखें और सर्कल के जो से डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ए और सी अगर जो से उसका डायामीटर है, तो जो हमारे पास ए बी सी एंगल आ रहा है वो उसका राइट एंगल होगा। बहुत सिंपल सा है और जाहिर सी बात है, लेकिन उस टाइम हमारे लिए ये बहुत जनरल सी नॉलेज है और मे बी हमारे लिए अब ये किसी काम के ना हो, या फिर हम ये कहें कि बहुत ही फजूल ख्याल था, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो उनके टाइम में ये बहुत कोई इनोवेटिव से कुछ डेवलपिंग हैं, डिस्कवरीज़ हैं और बहुत ही कोई अच्छी ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के साथ वो ये सारा कुछ डिस्कवर कर रहा है। अब इसके थेल्स ने कभी भी गॉड का मतलब खुदा है इस चीज़ को उसने रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि वो कहता था कि खुदा हर चीज़ में मौजूद है और वो हर चीज़ जहाँ जिसमें खुदा मौजूद है उसमें ज़िंदगी भी है। क्यों? क्योंकि उसमें खुदा मौजूद है और खुदा का तो नाम ज़िंदगी है। तो फिर उसने ये भी कहा कि जब अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ लें, जान लें और नेचर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ ले कि कुदरत कैसे है, क्यों है, कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, तो हम अपने खुदा को जान और पहचान जाते हैं और हम उनको जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं वो सब इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। सबके रिलीजन में यही चीज़ है कि अगर हम अपना आप और अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को समझना शुरू कर दें, जानना शुरू कर दें, तो हर रिलीजन यही कहता है कि वो बंदा अपने खुदा को भी जान और पहचान जाता है। और गफलत शुरू ही तब होती है जब हम अपना आप और अपने इर्द गिर्द को भुलाना शुरू कर देते हैं। सेकंड इसका जो सा था वो था एस्ट्रोनॉमी की तरफ भी इसके कुछ इनोवेशंस हैं और कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। अब इसका जो सा सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेटर जो सा था एस्ट्रोनॉमी में वो यही था कि वो करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेता था सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेता था। और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं और कुछ सोर्सेज इस डिस्कवरी को थेल्स से ही एट्रीब्यूट करते हैं, थेल्स के ही कहते हैं कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। ये थेल्स की ही डिस्कवरी है। और एक साल में सीजन्स कितने आते हैं और कैसे आते हैं ये डिस्कवरी भी थेल्स की ही है, कुछ सोर्सेज ऐसा कहते हैं। डेवलपमेंट मेथड्स जो से थे नेविगेशन, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, उनको मार्क करना, उनकी रियल बिगिनिंग जो सी है वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी की रियल बिगिनिंग जो सी है वो भी कहते हैं थेल्स से ही हुई है। नेविगेशन डिपेंड्स ऑन स्टार एंड प्लैनेट्स, उसमें ये चीज़ है जैसे कि मिल्की वे और इस तरह के पहले के लोग जो से होते थे तब प्रॉपर रास्ते नहीं होते थे, तो तब लोग जो से थे फिर अपने सितारों से ही अपने घरों के अंदाज़े लगाया करते थे, सितारों से, चाँद से, सूरज से, या फिर अपने पीछे कोई मार्क्स छोड़ के। तो सितारों और चाँद से अपने घरों के अंदाज़े या फिर अपनी पाथ्स के अंदाज़े लगाना कि कौन सी साउथ है, कौन सी नॉर्थ है और कौन सा वेस्ट है, ये सारा कहते हैं कि ये थेल्स की ही डिस्कवरी है और उसकी ही इनोवेशंस हैं। थैंक यू। अगर कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा
और स्टे ट्यून फॉर द फर्दर ग्रीक फिलोसफर्स, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।